दोस्तों एशियन पेंट पिछले 83 सालों से इंडिया के पेंट इंडस्ट्री का बादशाह बना हुआ है। हम हो हमारे पापा हो या फिर दादाजी, हर जनरेशन की पहली चॉइस इसी ब्रांड की ही पेंट रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं एशियन पेंट की शुरुआत एक छोटे से गैराज से हुई थी। कैसे इसने ब्रिटिश सरकार को चैलेंज किया और गाँव-गाँव तक अपने पेंट पहुँचाए। और आज जब बिरला ओप्स जैसे नए खिलाड़ी मैदान में है तो क्या एशियन पेंट्स के बादशाह खतरे में है? इन सभी सवालों को जवाब आज के इस वीडियो में हम डिटेल में देने वाले हैं। दोस्तों बात है 1942 की। मुंबई के एक छोटे से गैराज से जब चार दोस्तों ने ब्रिटिश कंपनियों के दबदबे को तोड़ने का सपना देखा। उस समय वर्ल्ड वार और क्विट इंडिया मूवमेंट के चलते पेंट इंपोर्ट बंद हो गया। मार्केट में बड़ा गैप बना। फिर इसी गैप को नोटिस किया चंपकलाल चौकसी ने। उन्होंने सोचा क्यों ना हम खुद ही पेंट बनाकर इस गैप को फिल कर दे। अब बारी थी इस पेंट को मार्केट में लाने की। लेकिन जब चारों दोस्त पेंट के डिस्ट्रीब्यूटर के पास लेकर पहुंचे तो उन्होंने यह कहकर साफ मना कर दिया कि भाई यह तो नया ब्रांड है, इसे कौन खरीदेगा। लेकिन दोस्तों चौकसी साहब पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने फैसला लिया कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर हमारा माल नहीं ले रहा है तो हम खुद कस्टमर और दुकानों तक अपनी पहुंच बनाएंगे। और फिर उसी टाइम उन्होंने नोटिस किया कि तमिलनाडु में पोंगल और महाराष्ट्र में बैल पोला जैसे फेस्टिवल लोग काफी धूमधाम से मनाते हैं। पोंगल में लोग अपने घर के सामने रंग बिरंगी पेंटिंग करते हैं और वहीं महाराष्ट्र में बैल पोला जैसे फेस्टिवल में किसान अपने बैलों के सिंगों को कलर से डेकोरेट करते हैं। लेकिन दोनों ही फेस्टिवल में प्रॉब्लम यह थी कि इन कामों के लिए लोगों को जरूरत सिर्फ थोड़े से पेंट की थी। लेकिन मार्केट में पेंट सिर्फ बड़े टीन के डिब्बों में ही मिलता था। ना कोई कंपनी छोटे पैकेट बनाती और न ही किसी ने लोगों की जरूरत की ठीक समझा। लेकिन दोस्तों जहां औरों ने अपॉर्चुनिटी नहीं देखी वहां चौकसी जी ने देखा। 1945 में उन्होंने 50 ml और पेंट के मिनी पैकेट लॉन्च करे जिन्होंने गाँव में धूम मचा दी। जब लोगों को पेंट खरीदने के लिए जबरदस्ती बड़े डिब्बे नहीं लेने पड़ते थे। और फिर दोस्तों इसी स्ट्रेटजी से ही एशियन पेंट अपनी जर्नी में काफी तेजी से आगे बढ़ा। गांव से चलकर यह पेंट छोटे शहर तक पहुंचे। अब टाइम था ब्रांडिंग को एक नया लेवल पर ले जाने की। इसलिए साल 1954 में उन्होंने एक बड़ा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन शुरू किया। और इस कंपनी का मकसद सिर्फ एक नया कस्टमर लाना नहीं था बल्कि पुराने ग्राहकों को जोड़कर रखना था। लेकिन यह करने के लिए कंपनी को कुछ ऐसा चाहिए था जो कि लोगों को दिल छू जाए और उनके लिए कॉन्टेक्स्ट बन जाए। उस टाइम के फेमस कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण जी ने एक ऐसा कैरेक्टर बनाया जो कि सिंपल भी था, यादगार भी। उसका नाम रखा गया गट्टू। बेसिकली गट्टू एक नटखट बच्चा था, हाथ में पेंट ब्रश और बाल्टी लिए हुए, बिखरे बाल और चेहरे पर मासूम सी मुस्कुराहट। देखने से वो बिल्कुल देसी सा लगता था, ऐसा जैसे अपने पड़ोस का ही कोई बच्चा हो। गट्टू का नाम भी बहुत ही समझदारी से चुना गया था क्योंकि नॉर्थ इंडिया में गट्टू का नाम एक निकनेम होता है। इसलिए जैसे ही लोग इस कैरेक्टर को देखते तो उन्हें लगता कि ये हम में से कोई एक है। लोगों से जुड़ाव और एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए कंपनी ने एक कॉन्टेक्स्ट भी रखा जिसने यह बताया कि इस कैरेक्टर का नाम क्या है और उसका जो सही जवाब देता है उसे 500 रुपए इनाम में दिया जाता था। और फिर कंपनी ने एक टैगलाइन निकाली, डोंट लूज योर टेम्पर, यूज ट्रैक्टर। ट्रैक्टर डिस्पेंटर ने सस्ता और टिकाऊ पेंट देकर मार्केट में धूम मचा दी। बिक्री 10 गुना बढ़ी और 1967 में एशियन पेंट इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन गई। इसके बाद कंपनी ने 3 स्ट्रेटजी अपनाई। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी। 1978 में 8 करोड़ खर्च करके सुपर कंप्यूटर खरीदने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बनी ताकि डिमांड का पहले से अंदाजा लगाकर सही समय पर सप्लाई कर सके। नंबर 2, मिडल मैन फ्री मॉडल। होलसेलर हटाकर सीधे डीलर को सप्लाई करे। उन्होंने एक नया सिस्टम लॉन्च किया जिससे नाम दिया गया रेगुलर पेमेंट परफॉर्मेंस डिस्काउंट। इस डिस्काउंट के तहत अगर कोई भी डीलर समय पर पेमेंट करता है तो उसे 25% का डिस्काउंट मिलता था। अगर वह माल आते ही तुरंत पेमेंट कर देता था तो उसे 5% तक का डिस्काउंट दिया जाता था। इन बदलाव से दोनों पार्टियों को खूब फायदा हुआ। डीलर्स को लगा कि समय पर भुगतान करके उन्हें सीधा फायदा हो रहा है और कंपनी को भी इसके टाइम पर पैसा मिलने लगा। नंबर 3, स्ट्रेटजी रिलेशनशिप विद डीलर। दोस्तों एशियन पेंट ने अपने डीलर्स को कभी भी सिर्फ पेंट बेचने वाला सप्लायर नहीं समझा बल्कि उन्हें हमेशा से बिजनेस पार्टनर की तरह ट्रीट किया। और इस सोच का सबसे बड़ा एग्जांपल है टाइटिंग मशीन। डीलर्स को इस मशीन को लीज पर लेना होता था और इसके लिए शुरुआत में कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता था, जबकि बाकी कंपनी सी मशीन को डीलर से पहले ही पैसे ले लेती थी। यही रीजन था कि एशियन पेंट के साथ में ज्यादा से ज्यादा डीलर्स जुड़ने लगे। तो दोस्तों एशियन पेंट इंडिया की सबसे बड़ी होम डेकोर कंपनी होने के साथ साथ एशिया की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी बन गई और दुनिया के टॉप 10 पेंट मैन्युफैक्चर में से 8वें नंबर पर आती है। एशियन पेंट एक कंपनी है जो पिछले 8 सालों से 20% CAGR की रफ्तार से ग्रो हो रही है। मतलब कि इसका बिजनेस हर 3 साल में डबल होता जा रहा है। लेकिन हाल ही में चुनौती आई है आदित्य बिरला ग्रुप की। बिरला ओपस पेंट सिर्फ 2 साल
साल में देश की दूसरी सबसे बड़ी पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। आक्रामक क्रेडिट पीरियड, ज्यादा मार्जिन और 5 से 6% सस्ते दाम में डीलर्स और कस्टमर को खींच रही है। ऐसे में मेरा मानना है कि बिरला ऑप्स भले ही शॉर्ट टर्म के लिए एशियन पेंट को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन लंबे समय में अभी भी एशियन पेंट में मार्केट का किंग रहने वाला है। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमें कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।